हेलो एवरीवन। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ये जो इलाका है इसको लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है और आज की सिचुएशन को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, कुछ मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। दो एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट ये समझेंगे कि अगर यूएस नेटो के अपने पार्टनर्स को बुला रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए, तो क्यों नेटो के अलाइज मना कर रहे हैं और क्यों वो मना कर सकते हैं। दूसरा, भारत इस परिस्थिति के अंदर क्या कर रहा है। एक तीसरी चीज और बताऊंगा, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कोई ऑल्टरनेटिव है, यानी कि जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम गैस है, उसको कहीं और से नहीं ले जाया जा सकता। और देखेंगे कि इसको एक्सप्लोर करने के बाद भी काफी सारी चीजें इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चोक पॉइंट बना हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ना कल कहते हैं कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जाने वाली शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज का सहयोग चाहिए। इसमें वो प्राइमरीली चाइना और यूरोपियन कंट्रीज की बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भले ही 28 फरवरी को मैंने ये युद्ध स्टार्ट किया होगा, वॉर स्टार्ट किया होगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तेल है, हमारे पास क्रूड ऑयल है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं है उसके लिए, और हम क्यों अपने सिर्फ सैनिकों को वहां पे भेजे। सो ये रिटोरिक तब तक अच्छा लगता था जब तक नेटो को बाकी यूरोप के सिक्योरिटी के बारे में बोला जाता था। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन युद्ध में ये लेजिटिमेट आर्गुमेंट लगता था, यूएस के लोगों को भी ये लेजिटिमेट लगता था कि आपकी लड़ाई है, आपका युद्ध है, हम क्यों इसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर करें। लेकिन ये वाली लड़ाई थोड़ी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये यूएसए ने वेस्ट एशिया में खुद स्टार्ट की है। पीट हेग्सेथ जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उनका कहना है कि गाइज प्लीज रिलैक्स, ईरान की मिसाइल इज द ओनली थ्रेट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और वहां से निकलने के लिए अगर आप में जिगरा है आप निकल जाइए, भले ही ईरान ने माइंस बिछाई हुई हो या वहां पे मिसाइल अटैक्स धड़ाधड़ हो रहे हो। अब यूएस की तरफ से इस तरीके का इंडिकेशन देखने को मिला है कि एक कोलिशन बनाना चाहते हैं। अब ये कोलिशन बनाना चाहते हैं, वॉर स्टार्ट करने से पहले इन्होंने कोई कोलिशन नहीं बनाया, वॉर इन्होंने इजराइल के साथ मिलकर स्टार्ट कर दिया और कोलिशन बना के एस्कॉर्ट करना चाहते हैं वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। और उस कोलिशन में इन्होंने इन्वाइट किया है, डेफिनेटली दे माइट हैव कॉन्टैक्टेड इंडिया ऑल्सो, बट इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हमने कोई भी बायलेटरल डिस्कशन ऐसे कोलिशन के बारे में यूएस के साथ नहीं किया है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लोकेशन देखते हैं, यहां पे ईरान है, यहां पे यूएई है, यहां पे ओमान है, इधर यहां पे आपका बहरीन है और उधर कुवैत है और यहां पे सऊदी अरेबिया है। तो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर लोकेशन को, पर्शियन गल्फ से आने वाला जितना भी ऑयल फील्ड्स का तेल है और नेचुरल गैस है वो यहीं से निकलता है। ये अगर इसका नैरोएस्ट पॉइंट देखा जाए तो इसका नैरोएस्ट पॉइंट 22 माइल्स बड़ा है, सिर्फ 22 माइल्स जितना उसकी विड्थ है। तो उसके ऊपर ईरान ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ है। 20% शेयर ऑफ द टोटल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन ये इस चोक पॉइंट पे रुकी हुई है। और इंडिया की तरफ से आपने देखा होगा कि 3 शिप्स को एस्कॉर्ट किया जा रहा है, जिसमें से 2 शिप एलपीजी की को कैरी कर रही हैं, है ना। और इसके लिए इंडिया और ईरान के बीच में एक डिस्कशन भी हुआ, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा दैट देयर इज नो अम्ब्रेला अग्रीमेंट, कोई अम्ब्रेला अग्रीमेंट नहीं है कि इंडिया की फ्लैग वाली हर शिप को वहां से जाने दिया जाएगा। तो राहत की सांस है, लेकिन सुकून अभी तक नहीं मिला है। 20% ऑफ, मैं बताऊंगा भी कि ऐसा क्यों, 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन वाज बॉटलनेक एंड 13% ऑफ ग्लोबल फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट भी ट्रैप्ड है। तो अगर आप यूरोप की बात करो, यूरोप के पास जो फर्टिलाइजर जाता है उसका भी बहुत बड़ा शेयर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू निकलता है। तो इसलिए वहां पे भी कुछ कंसर्न्स होंगे, दे मे नॉट बी एज बिग एज इंडिया और चाइना, बट यूरोप में कंसर्न्स होंगे। खैर, तो 3 फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 डोमेन्स में क्राइसिस चल रही है वेस्ट एशिया में। एक तो मिलिट्री क्राइसिस चल रही है, जहां पे यूएस और इजराइल का ऑफेंसिव पहले ईरान से शुरू हुआ, फिर लेबनान में भी स्प्रेड हुआ, और क्योंकि ईरान ने रिस्पॉन्ड करते हुए यूएस के बेसिस पे अटैक किया, तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसको वेस्ट एशिया कह सकते हो, वहां फैला। डिप्लोमेटिक फ्रैक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यूएस काफी समय से यूरोपियन एलाइज को बोल रहा है कि आप एक्टिव रोल प्ले करो। इनफैक्ट नेटो के अर्दोगान को भी ट्रंप ने कहा कि बातें बहुत हो गई, मैदान में आओ और अपने नाटो के मेंबर होने का एक सबूत दो। लेकिन नाटो को बुलाने के लिए, चाहे वो एक एस्कॉर्टिंग कोलिशन के लिए हो कि शिप्स को एस्कॉर्ट करके ले जाए यहां से, चाहे वो वॉर की मदद के लिए हो, ट्रंप नाटो को बुला रहे हैं लेकिन नाटो के मेंबर्स वहां नहीं जा रहे हैं। चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, उनका यह कहना है कि हम किसी भी तरीके से वाइडर वॉर में भी नहीं जाना चाहते और ना ही एलाइज बन के उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की शिप्स को
एस्कॉर्ट करना चाहते हैं। और इसका रीजन ये बताया जाता है कि नेटो का जो एग्रीमेंट हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में जो बनी थी, वो वेस्टर्न कंट्रीज का एक अलायंस था जो यूएसएसआर और कम्युनिज्म के अगेंस्ट लड़ना चाहता था। और इसी अलायंस के अंदर आप देखोगे नेटो में आर्टिकल 1 कहता है कि सबसे पहले किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन का अटेम्प्ट होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में पीसफुल रेजोल्यूशन का अटेम्प्ट क्लिनिकली तो नहीं देखा गया, कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी एस्केलेट हुई, बहुत प्रोएक्टिवली एस्केलेट हुई। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पे ये है कि नेटो का जो अलायंस पैक्ट है वो ये कहता है, उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नेटो के मेंबर पे कोई अटैक करता है तो इन रिस्पांस नेटो के बाकी मेंबर्स को भी अटैक करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अग्रेसर कौन दिखाया है, साफ दिख रहा है। यहां पे इनिशिएशन किसका है? इनिशिएशन यूएसए का है ना। ऑल्दो ग्लोबल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबल ऑर्डर में यूएसए नहीं मान रहा है, लेकिन एटलीस्ट यूरोप के पास ये लीगल कैविएट है ये बताने के लिए कि भाई हम तो आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते हो। तीसरा एक आर्टिकल 6 है यहां पे जो बात करता है यूरोप और अटलांटिक ओशन की। तो अगर आप बात करोगे कि जो अटैक हो रहा है, जो अटैक ईरान की तरफ से हो रहा है, वो अटैक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हो रहा है। जनरली इट इज बीइंग सीन कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो एरिया है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज है, ये जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे लाई करती है। तो एक्चुअली अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को देखोगे तो वो वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करती है। मैं कह रहा था नीचे, आई वाज रॉन्ग। 25.5 डिग्री नॉर्थ या 26 डिग्री नॉर्थ के आसपास है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है ना। ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। लेकिन नेटो का आर्टिकल 6 साफ कहता है कि जब अटैक होगा तो या तो अटलांटिक ओशन में वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होना चाहिए जो अटैक हो रहा है, या वो यूरोप, टर्की या किसी और नेटो मेंबर के ऊपर हो रहा होना चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग अभी भी किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अटैक अगर हो रहा है तो वो यूएई या सऊदी के ऊपर या ओमान के ऊपर कुछ अटैक्स देखने को मिले हैं जो कि नेटो के मेंबर्स नहीं है। सो बाय दैट लॉजिक, इफ यू लुक एट इवन द ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट, नेटो इज नॉट बाउंड टू हेल्प यूएसए, है ना। तो ये डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन जो है उसके बाहर लाई करता है। इसी वजह से ये देखा जाना चाहिए कि नेटो के पास अपने रीजंस हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यूएस का स्टांस यहां पे क्या है कि हम तो भाई अटैक पे जाएंगे। यूके का स्टांस क्या है कि हम बस डिफेंस के लिए जाएंगे। तो साइप्रस के ऊपर जब अटैक हुआ, मेडिटेरेनियन सी के अंदर साइप्रस के ऊपर अटैक हुआ, तो वहां पे इन्होंने एंटी ड्रोन या एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को सप्लाई करना शुरू किया। जर्मनी का स्टांस है कि हम तो नहीं एंटर कर रहे। जापान जो कि नेटो का मेंबर नहीं है बट एक एलआई है, तो उसने बोला कि हम यूएस एस्कॉर्ट कॉल के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इंडिया ने कहा कि हम बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में। फिलहाल ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो है। अल्टीमेटली यूरोप का डिलेमा इस तरीके से भी सामने आता है कि यूरोप की एनर्जी डिपेंडेंसीज रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी देखी गई, जब यूरोप के अंदर गैस की जो सप्लाई थी वो रशिया से आती थी और यूरोप बाकी कंट्रीज को ज्ञान देता था कि रशिया से क्रूड ऑयल मत खरीदो, रशिया से गैस मत खरीदो, लेकिन खुद उसकी सप्लाई जो थी वहां से आती थी, उसको भी वो धीरे धीरे फेज डाउन कर रहा था। एक पॉसिबिलिटी यह भी देखी जा सकती है, कुछ यूरोप के कुछ मंत्रियों का यह कहना है कि फ्यूचर में अगर रशिया यूक्रेन वॉर में संधि वार्ता होती है, पीस टॉक्स होती है, तो शायद वापस वो दोबारा से रशिया के साथ भी एनर्जी डिमांड को अपनी या एनर्जी को अपने सोर्स करना शुरू कर दे। और इसका सबसे बड़ा आप देखोगे इंपैक्ट पड़ेगा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। न्यूक्लियर एनर्जी दोबारा फोरफ्रंट पे आ जाएगी, क्योंकि ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको या तो रिन्यूएबल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी से ही काउंटर किया जा सकता है। इसलिए भारत ने भी अभी आपने देखा होगा कि अपना टारगेट रखा है 100 गीगावाट पावर जनरेट करने का फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अच्छा, आप ये सोचोगे कि क्यों नहीं बाकी कंट्रीज जो है, बाकी अदर कंट्रीज दे आर देयर इन द गल्फ रीजन, सऊदी है, कतर है, यूएई है, ओमान है, इनको पता है कि जब एक चोक पॉइंट है ईरान के कंट्रोल में पर्शियन गल्फ के अंदर और ईरान उनका एडवर्सरी है, खासतौर पे सऊदी अरेबिया का एडवर्सरी है, तो क्या इन्होंने ऑल्टरनेटिव्स के बारे में नहीं सोचा होगा? बिल्कुल सोचा था ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। तो अभी अगर आप करंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो सऊदी ने और यूएई ने पाइपलाइंस भी लगाई हुई हैं। पाइपलाइंस मतलब जहां जो ऑयल फील्ड्स है पर्शियन गल्फ में, उन पर्शियन गल्फ से ऑयल निकलता है। ऑयल को या गैस को सप्लाई करने के लिए उन्होंने फुजेरा जो उनका
ट्रीटमेंट प्लांट है या जो उनका ऑयल का सबसे बड़ा प्लांट है यूएई का, वहां पे एक शॉर्ट पाइपलाइन बनाई है अबू धाबी से लेकर फुजैरा तक, जो कि इस स्ट्रेट को पास करने से बचाती है। सो यू डोंट हैव टू पास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पास नहीं करना है, आप यहां से ऑयल लेते हो, इधर से पाइपलाइन लेते हो और निकल जाते हो, है ना, जैसा कि संजीव गोयनका ने भी बताया था। लेकिन ईरान इन्हीं फुजैरा की प्लांट्स के ऊपर ही तो अटैक कर रहा है। सो दिस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो बीइंग अटैक्ड बाय ईरान। एक और ऑप्शन दिया गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा यह ऑप्शन दिया गया था कि हम पाइपलाइन से यहां से रेड सी के एक पोर्ट के द्वारा हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज को ऑयल पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पाइपलाइन में जितना तेल आता है ना, पाइपलाइन में जितना तेल आता है उससे कई गुना ज्यादा एक दिन में नंबर ऑफ बैरल्स की बात करें तो वो एक शिप में जा सकता है। सो अगर पाइपलाइन से सप्लाई आएगी तब भी सप्लाई स्लो होगी, सप्लाई के लिए कॉस्ट ज्यादा लगेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ शिपिंग बढ़ जाएगा, खासतौर पे इंपोर्टिंग कंट्रीज लाइक चाइना और भारत के लिए डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, सरकमवेंट करके जाना पड़ेगा और इसी वजह से ये कंसर्न आता है। आप मुझे इस पोर्ट का नाम बताना। सऊदी अरेबिया ने यह प्रपोज किया कि एक पोर्ट से जो रेड सी के अंदर आता है वहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे ऑयल को, पाइप्ड ऑयल को, वो पोर्ट का नाम मुझे बताना। तो लेकिन क्या बाकी कंट्रीज के साथ मिलके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान, क्या ये इकट्ठे मिलके एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बना सकते थे? द प्रॉब्लम इज कि इनकी इंटरनल राइवलरीज इसके बीच में आ गई, इसलिए रीजनल स्ट्रेंथ होना या रीजनल कोऑपरेशन होना कितना जरूरी है यह पता लगता है। आपस में कतर और यूएई के बीच में, कतर और सऊदी के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले और इसी वजह से इनकी आपस की जो राइवलरीज है वो सामने आई। फॉर एग्जांपल कतर और सऊदी का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है, उसको सऊदी ने ब्लॉकेड कर दिया है। तो कतर से जो भी सप्लाई आएगी अब वो सऊदी के वाया नहीं आ सकती है। तो इंटरनल राइवलरी और फ्रिक्शन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के लिए इस क्रूड ऑयल की रिलायंस कितनी है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज की रिलायंस कितनी है और ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ एलपीजी सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा है। टचवुड अभी तक, होपफुली आगे भी ना हो, पेट्रोल और डीजल को लेकर ज्यादा हाहाकार नहीं मचा है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पे हमारी थोड़ी सी कम डिपेंडेंसी है, 40%। नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी और भी कम है, लेकिन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की डिपेंडेंसी हमारी काफी ज्यादा है। हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे कम इसलिए है क्योंकि हमने यूएस से भी क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया, रशिया से तो हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, बहुत सारे टैंकर अभी भी आ रहे हैं वहां से। तो ये सप्लाई तो स्टेबल दिख रही है फिलहाल, मे बी इन द फ्यूचर इट माइट बी अफेक्टेड, बट ये जो पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की जो सप्लाई है वो क्रिटिकली डैमेज हो गई है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में से 54% हमारा एलपीजी आता था, वो 54% अब एकदम से अगर बंद हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 शिप्स व्हिच आर बीइंग कॉल्ड, इसलिए एलपीजी सिलेंडर में प्रॉब्लम देखने को मिल रही। इसलिए आप देखोगे भारत ने भी अपनी नेवल शिप्स को यहां डिप्लॉय किया। आईएनएस सूरत was one of the naval ships which escorted the tankers from the Persian Gulf, and जो हमारे टैंकर्स थे, शिवालिक टैंकर था, एक नंदा देवी टैंकर था, उसको एस्कॉर्ट करते हुए भारत की पोर्ट, कांडला पोर्ट पे लेके आए। लेकिन ये बहुत देर तक ये 1 by 1 या शिप बाय शिप एस्कॉर्टिंग चल नहीं सकती है। भारत तो कोशिश करेगा इसे चलाने की, लेकिन अल्टीमेटली इस वॉर का रेजोल्यूशन निकल के आना चाहिए। इसीलिए जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक है, जो मिलिट्री स्टेलमेट है, जो सप्लाई चेन की रियलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी स्ट्रैटेजी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में बनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं, हम डिप्लॉय कर रहे हैं, क्या भारत के फेवर में है वो या नहीं है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। 7 घंटे प्रतिदिन में अगर आप पॉलिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, आईआर के लिए और प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो रैपिड रिवीजन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो एपिक कोर्स भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे एपिक करंट अफेयर्स प्रीलिम्स कोर्स अवेलेबल है। धन्यवाद।